दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं सीधा संबोधित करूंगा। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया है। चोर वह है जो गद्दी पर बैठा है, पुलिस वह है जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। आज यह नारा भारी भीड़ और जोश-ओ-खरोश के साथ बिहार के सासाराम की फिजाओं में गूंजा। सिटपिटाया हुआ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की आड़ में कहता हुआ दिखा कि हफ्ते भर में हलफनामा दो वरना माफी मांगो। यह एक तरह की धमकी थी और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष और राहुल गांधी को पर इस धमकी का कोई असर होने वाला है। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि किस कानून के तहत हलफनामा मांगा जा रहा है और क्या एसआईआर को वोटों की चोरी में बदल देने वाला भी माफी की मांग कर सकता है। आज तो प्रमाणित भी हो गया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सही हैं, क्योंकि देश के विख्यात चुनावी अध्ययन संस्थान सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से आंकड़े आए हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों में असाधारण बढ़ोतरी की गई। ध्यान कीजिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में केवल 4 महीने का फर्क था। 4 महीने के भीतर भीतर कई विधानसभा क्षेत्रों में 43 से 45% के बीच वोटों की बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, यह हमारे लोकतंत्र की विडंबना है, जिसकी वजह से हमें वोट चोरी खत्म करने के लिए यह संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी का निराकरण करने आज राहुल गांधी सड़क पर अपने साथी तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और बहुत से नेताओं के साथ निकल पड़े। मैं पहले ही कहा कि बिल्कुल साफ तौर पर बिना किसी संकोच के यह चोर और पुलिस की टक्कर है, राहुल और चुनाव आयोग की सीधी टक्कर है। अब यह आर पार का खेल है, इसका फैसला होकर रहेगा। इस फैसले पर ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है, हमारी आपकी राजनीतिक आजादी का भविष्य निर्भर है, संविधान ने एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार दिया है उसका भविष्य निर्भर है। यह बात मैं बार बार आपसे कहता हूं। आप सोचते होंगे कि बार बार अपने 15-20 मिनट के कार्यक्रम में ये व्यक्ति एक ही बात क्यों कहता है। दोस्तों, इस बात को बार बार कहना जरूरी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि केवल मैं ही ये बात ना कहूं, राहुल गांधी ही ये बात ना कहें, आप भी ये बात कहें, क्योंकि देश में जो हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी लोगों का पूरा यकीन चुनाव आयोग के ऊपर था। किसी ने नहीं कहा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की है, उसमें चुनाव आयोग सरकारी पार्टी की तरफ से बेईमानी कर सकता है, लेकिन अभी बेईमानी हो रही है। सासाराम में राहुल गांधी ने जबरदस्त भीड़ को संबोधित किया और वोट चोरी के प्रकरण को एक बार फिर से उजागर किया। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए 16 दिनों तक बिहार के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। रविवार को इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन देखने को मिला। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़कें भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। जगह जगह उनका स्वागत फूलों की वर्षा और गगनभेदी नारों के साथ किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इधर राहुल गांधी वोट चोरी का पर्दाफाश कर रहे थे, उधर सीएसडीएस के विख्यात चुनाव शास्त्री संजय कुमार, मेरे मित्र प्रोफेसर संजय कुमार, वोट चोरी का एकदम नया सबूत पेश कर रहे थे। इसलिए नहीं कि वो मेरे मित्र हैं, इसलिए कि वो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। मैं दोनों बातें आपके सामने रखता हूं, पहले राहुल और फिर संजय कुमार। राहुल ने सासाराम में जोर देकर कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये लोग जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीता, लेकिन उसके ठीक 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन जमकर चुनाव जीता। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाइयों बहनों, जहां भी ये राहुल गांधी की भाषा है, मैं राहुल गांधी की भाषा में आपको बता रहा हूं, भाइयों और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट भी कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा चुनाव में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और उन्होंने चुनाव जीत लिया। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनसे कहा कि हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की।
दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मैंने जिंदगी के 20 साल सीएसडीएस जैसी संस्था में रिसर्च करते हुए बिताए हैं। संजय जी पिछले कई वर्षों से सीएसडीएस की लोकनीति नामक संस्था के डायरेक्टर हैं। ये संस्था भारत ही नहीं, सारी दुनिया में चुनाव के आंकड़ों के एक बैंक के लिए जानी जाती है। भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में इस संस्था के पास चुनावी लोकतंत्र के आंकड़ों का सबसे बड़ा बैंक है। प्रोफेसर संजय कुमार ने हमारे सामने एक नमूना पेश किया है कि किस तरह महाराष्ट्र में असाधारण ढंग से वोट बढ़ाए गए। उनके एक्स हैंडल पे ये तथ्य मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे तो यह प्रमाण उनके एक्स हैंडल @संजय CSDS और @लोकनीति CSDS व @CSDS दिल्ली पर देख सकता है। मैं आपकी सुविधा के लिए सारी बात आपको बताए देता हूं। संजय महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र संख्या 125 यानी नासिक पश्चिम के बारे में जो बताते हैं, उससे राहुल गांधी का उक्त आरोप प्रमाणित हो जाता है। वे बताते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान 3,28,053 वोट थे। ध्यान कीजिए, कुल 3,28,053 वोट थे। लेकिन उसके फौरन बाद यानी केवल 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 4,83,459 हो गई, यानी 1,55,442 वोट बढ़ गए सिर्फ 4 महीने में। आप जानते हैं कि बढ़त प्रतिशत में कितने की हुई? 47.38% की। इसी तरह निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 यानी हिंगना में लोकसभा के समय 3,14,605 वोट थे। 3,14,605 वोट लोकसभा चुनाव के समय थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय इस निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की संख्या 4,50,414 हो गई। कुल 1,35,536 वोट बढ़ गए। यह प्रतिशत निकालने पर 43.08 निकला। सोचिए, दरअसल संजय जी ने सोचा कि बहुत हंगामा हो रहा है, विपक्ष तरह तरह के सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, इसलिए लोकनीति को भी कुछ ना कुछ जांच करनी चाहिए। जांच कराई तो 40% बढ़ोतरी वाले इस तरह के क्षेत्र मिलने शुरू हो गए। सवाल भी तो यही है जिसे राहुल गांधी ने उठाया है कि केवल 4 महीनों में इतने वोट कैसे बढ़े। राहुल गांधी इसी को जादू से वोटों को बढ़ाना कह रहे हैं। ये वोट भाजपा के खाते में गए, भाजपा जीती और उसने चोरी के वोटों को डलवाकर सरकार बना ली। जो महाराष्ट्र में हुआ, ठीक वही राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में ढूंढ निकाला। वहां बंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर 6 वोटों में से 1 वोट चुराया गया। इसीलिए राहुल ने सासाराम में कहा कि मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश अब बिहार में हो रही है, जहां एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़ा जाए। पहले वोटरों को काटा जाएगा और फिर नए वोटरों को जोड़ा जाएगा। ये और इस तरीके से ये बिहार का चुनाव चोरी करेंगे। इसके बाद सारे देश में एसआईआर होगी और सारे देश में चुनाव चोरी किए जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं और हम सभी इस स्टेज से आपसे कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चुनाव चोरी नहीं करने देगी, क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, यह पूरे देश को अब मालूम हो चुका है। अब ये बात छुपी नहीं रह गई है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखा दिया कि चोरी इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही है, कैसे की जा रही है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में हो रही हो, चाहे महाराष्ट्र में हो रही हो, चाहे असम में हो रही हो, चाहे बंगाल में हो रही हो, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाएंगे। विपक्ष के इस हल्ला बोल के जवाब में चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कल उसने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों पर डालना था। इस प्रेस नोट की विपक्षी दलों ने आलोचना की। आम जनता की नाराजगी और बढ़ गई। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं जरूर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। भारत का कानून 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। एक व्यक्ति अगर वोटर बनना चाहता है तो वो अपने
जो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फॉर्म में अपना नाम, पता, अपने पिता का नाम, अपनी उम्र, अपनी जन्म तिथि और अपना पता लिखता है, बस। और नीचे उसके उसे अंडरटेकिंग देनी होती है, वहां दस्तखत करने होते हैं कि मेरे मेरे दिए गए सारे तथ्य सही हैं। इसके अलावा कानून के तहत उससे कोई भी सबूत नहीं मांगा जा सकता, किसी भी प्रमाण पत्र को दाखिल करने के लिए उससे नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग जो कानून में नहीं लिखा हुआ है, वो सब कुछ एसआईआर में कर रहा है। इसीलिए ये जो प्रेस नोट था, इस प्रेस नोट की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पहला अवसर था जब चुनाव आयोग सूत्रों के जरिए नहीं बोल रहा है, बल्कि सीधे बोल रहा है। जबकि अखबारों में, टीवी पर आ रहा था, चुनाव आयोग ने सूत्रों के जरिए ये बात कही है। चुनाव आयोग सामने आने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर विपक्ष का दबाव नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं होता, तो ये चुनाव आयोग छिपा रहता और भारतीय जनता पार्टी मंच पे आकर इसका बचाव करती रहती। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को उम्मीद थी कि वह 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया था, उसका पालन करने संबंधी अपने कदमों की जानकारी देगा। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग की हर एक दलील को खारिज करते हुए बिहार में एसआईआर के दौरान हटाए गए 65,64,000 मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है। अदालत ने कहा है कि इन मतदाताओं की पूरी जानकारी आसानी से खोजे जा सकने वाले यानी सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आधार को मतदाता पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में भी मान्यता दी जाए। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इन सभी निर्देशों का विरोध कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरोध को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दोस्तों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस विवाद पर, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कोर्ट के आदेश के बारे में क्या करने जा रहा है। इसके उलट मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यह दावा किया कि वे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करते। साधारण बच्चा, इसको राजनीति की कोई समझ नहीं है, वो भी इस दावे के ऊपर हंस देगा, क्योंकि सारे सबूत इसके उलट हैं। ये आयोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का प्यादा है। ऐसे में इस बयान को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का सार्थक उत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं दिया गया। अब असली सवाल सिर्फ यह है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेशों को बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया में अक्षरशः लागू करेगा? ऐसा करना संवैधानिक रूप से उसका दायित्व है। पूरा देश इसे देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि चुनाव आयोग इसको लागू करे। अभी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है और वहां चुनाव आयोग की पेशी होगी। देखिए चुनाव आयोग इस आदेश को लागू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट को क्या जानकारी देता है। मैं बता चुका हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट इसमें थर्ड एम्पायर की भूमिका निभा रहा है। जहां तक राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा दी गई धमकियों का सवाल है, तो इतना कहना काफी है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने केवल वही तथ्य रखे हैं जो चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों से सामने आए हैं। चुनाव आयोग न केवल अपनी अक्षमता बल्कि खुले पक्षपात के लिए पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। इसलिए उसके लिए उचित होगा कि चुनाव आयोग डराने धमकाने की बजाय निष्पक्ष जांच करे। राहुल ने कह भी दिया है कि नरेंद्र मोदी और एनडीए अरबपतियों के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं और आप लोग तो केवल वोट डालते हैं, लेकिन आपका वोट चोरी कर लिया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दे दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, बिहार की गरीब जनता से जो वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाएंगे। राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुझसे एफिडेविट मांग रहा है, लेकिन किसी और से वो एफिडेविट नहीं मांगता। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोगों ने प्रेस वार्ता की थी, उनसे एफिडेविट नहीं मांगा, लेकिन मुझसे एफिडेविट मांगा। मैं कहता हूं कि आपने जो डेटा रखा है, हमने उसी डेटा का इस्तेमाल किया है, उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, फिर भी मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। हमने उससे सीसीटीवी और जो वीडियोग्राफी मांगी, उसके लिए भी चुनाव आयोग इनकार कर चुका है। दोस्तों, लड़ाई शुरू हो चुकी है, दोनों तरफ से मोर्चे लग गए हैं। एक तरफ जनता का मोर्चा है जो कि सासाराम में गरज रहा है और अब पूरे बिहार में गरजेगा। दूसरी तरफ वोट चोरों का मोर्चा है जो हलफनामे के नाम पर जनता की आवाज को दबाना चाहता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें,
अपने मित्रों से भी कहें कि नई परख को सब्सक्राइब करें, नई परख के सदस्य बने, हमारे कार्यक्रम के ऊपर टीका टिप्पणियां दें और कुछ सुझाव भी दें कि हम अपने कार्यक्रम को कैसे और प्रभावी बना सकें। केवल तभी नई परख और आगे बढ़ पाएगी और आपकी लोकतंत्र की और पत्रकारिता की सेवा कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।